So we can solve it like this. Find the formula of a compound if an atom of elements M. So number of atoms of M is equal to M जो है बेटा it is occupying 1/3 of tetrahedral voids. तो 1/3 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आ रहे हैं आपके पास? वो होते हैं ट्वाइस n. तो पहले हम एक लाइन लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ एटम्स इन CCP लेटिस. वैसे आप इसको 4 लेके भी कर सकते हो जो FCC का नंबर होता है, बट इट्स बेटर इफ यू डू विद दिस सिंपल नंबर n. एंड ऑलवेज रिमेंबर टेट्राहेड्रल वॉइड्स एज number of tetrahedral voids is equal to 2n. Always remember in a crystal lattice, tetrahedral voids are always equal to 2n. And so m कितने occupy कर रहा है? 1/3 of 2n here you can write. So this is your number of atoms of m. Next is the number of atoms of y. Just number of atoms of y in lattice points. लेटिस पॉइंट्स पे है तो मींस जितने एटम्स आपके लेटिस के हैं n, वही n का नंबर हो गया. ओके, तो अब आपको रेशियो ऑफ, अब देखो ये चीज बेटा याद रखनी है इसमें, हमेशा आप जब एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला फ्रेम करते हो, देन यू राइट नेम ऑफ केटायन and followed by the name of anions. Whenever formula is written, so symbol of cation is written prior, followed by the symbol of anion. ये एक IUPAC का जो आप कह सकते हो फॉर्मूला लिखने का जो फ्रेम रूल है, that is the basic rule. तो always you need to start formula with cation. तो cation यहाँ पे आपके पास M है और जो anion है वो, सॉरी हमने Y लिख दिया, it is N. ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स n वाला जो है, जो एनायन है वो n है, और केटायन आपके पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 2/3 है. दिस इज योर, तो रेशियो ऑफ m इज टू n क्या हो जाएगा आपके पास? m है आपका 2/3 रेशियो 1, n तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2/3 को अगर हम होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इट वुड बी, m कितने आ जाएंगे यहाँ पे? m2n3. फॉर्मूला विल बी m2n3. क्लियर है बेटा ये, कि कोई डाउट है इसमें? Yes, ma'am. Okay. So this is how these kind of questions are to be solved. One more question is there. Find the formula of a compound if atoms of an element X occupy all octahedral voids. इसको octahedral all की जगह पे 2/3 कर लो. 2/3 octahedral voids as cations, and atoms of another element Y occupy lattice point in a CCP structure as anions. Yes, hurry up now. X2Y3. Yes. X2Y3. X2Y3. Just because again यहाँ पर सेम था बेटा, वहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 1/3 थे, बट वो अदरवाइज टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2 in number, मतलब डबल इन नंबर ना, बट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर सेम. तो लेट द नंबर ऑफ एटम्स in CCP is equal to n. So number of octahedral voids are equal to n. हमेशा सेम होते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ x atoms are equal to 2/3 n.
clear, and number of Y atoms will be equal to N. Into ratio X is to is equal to 2 is to 3. So formula will be X2 and Y3. Simple. If all octahedral or tetrahedral voids are present, then suppose इस question में जो हमने पहले किया, if all tetrahedral voids will be present, then it will be 2n exactly. The formula will be tetrahedral void में 2 आ रहे हैं, तो 2 आपके यहाँ पर m2n will be the formula. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अगर 3 एलिमेंट्स दिए हैं बेटा, तो आपको अकॉर्डिंगली उस तरह से भी हो सकता है कि किस किस की क्या पोजीशन है. Accordingly you can find, suppose one type of elements occupy tetrahedral voids, one type of elements occupy octahedral voids, and one type of element occupy lattice point. So 3 types of atoms can also be there. The ratio of all those 3, always remember tetrahedral voids twice n होते हैं अगर number of atoms n ले रहे हो. और एक चीज और याद रखो बेटा, solid state में anions which are always larger than their atoms, so they generally occupy lattice point. लेटिस पॉइंट क्या होते हैं, जो आपके यूनिट सेल्स के कॉर्नर है या फेस सेंटर है या बॉडी सेंटर है, जिस तरह का लेटिस है उस तरह के जो मेन जहां पर एटम्स प्रेजेंट हैं उनको लेटिस पॉइंट्स कहते हैं. तो दीज लेटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय एनाइंस. ठीक है, बिकॉज एनाइंस आर जनरली लार्जर इन साइज एंड केटाइंस आर जनरली स्मॉलर, बिकॉज ये आपने पढ़ा हुआ है 10th में भी कि केटाइंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनते हैं, तो दे आर स्मॉलर इन साइज. केटाइंस जनरली ऑक्यूपाई वॉइड्स. अगर वो छोटे हैं और ज्यादा छोटे हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में चले जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो इन दिस वे ये कॉमन मतलब आपको याद रखनी है चीजें कि जनरली एनायंस ऑक्यूपाई लेटिस पॉइंट्स एंड केटायंस ऑक्यूपाई voids. Clear? Now next topic is any doubt if anybody is having in those kind of questions, because एक question वो 1 या 2 mark में जरूर होता है वैसा, to frame the question. Okay, to frame the formula actually. So now our next topic is to derive density of formula for density of crystal lattice. किस तरह से हम इसको डिराइव करेंगे, यू कैन नोट डाउन हियर. सिंपल सा फॉर्मूला है, 2-3 स्टेप में डिराइव हो जाता है. तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, एक सॉलिड है अगर आपके पास, उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसमें कितने क्लोजली पैक्ड है पार्टिकल्स. ओके, तो हम पूरे एंटायर डेंसिटी क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी से बेटर अगर हम एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लें तो दैट विल बी क्वाइट इजी, क्योंकि एक यूनिट सेल ही तो हम कह रहे हैं ना, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक क्रिस्टल की एंटायर ज्योमेट्री को समझने के लिए हमें उसका यूनिट सेल निकालना पड़ता है. तो यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो ही पूरे क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी है. Same happens in case of density. What will be the density of a unit cell? That will be the overall density of your crystal lattice. And as you know that density of any substance, किसी भी चीज की अगर आपको डेंसिटी ऑब्जेक्ट की निकालनी है, यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो हियर विल बी हैविंग फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. क्या हो जाएगा इफ वी नीड टू फ्रेम फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल? So it will be mass of unit cell over volume of unit cell. Clear? Now, as we have derived in that previous lecture, the volume of unit cell जो हमारा होता है, that is what? अगर हम एक एज लेंथ, या मैंने ये थोड़ा सा डायग्राम इसीलिए रखा था जस्ट कि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्यूब के लिए अभी डायग्राम में ये थोड़ा सा compress हो गया, that's why it is not appearing as cube, but otherwise remember in a simple cubic lattice A, B, C, all 3 edge lengths are equal, so volume of the unit cell is A cube, and so we can write volume of unit cell having edge length A is equal to A cube. Okay, now डेंसिटी के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, तो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे आएगी बेटा? मास ऑफ यूनिट सेल, एनीवन हु कैन टेल कैसे निकालेंगे हम यूनिट सेल का मास?
अब एक्चुअली यूनिट सेल क्या है, एटम्स का अरेंजमेंट ही है ना, तो है तो उसमें एटम्स ही, तो मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। क्लियर? अब एक यूनिट सेल में कितने नंबर होते हैं, मतलब एक एटम तो जरूरी नहीं ना, अगर सिंपल क्यूबिक है तो एक है, बट इफ इट इज बीसीसी एफसीसी देन इट मे बी मोर देन वन। तो हमें क्या करना है, मास ऑफ यूनिट सेल जो हमारा होगा, मास ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट इन दैट यूनिट सेल। ठीक है, अब टोटल एटम्स के मास के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक एटम का मास को टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने भी है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल Z। ठीक है, हमने वो भी प्रीवियस लेक्चर में कर लिया कि हमको एक सिंबल लिया हमने Z दैट स्पेसिफाइज फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेल। इफ इट इज सिंपल क्यूबिक देन इट इज 1, इफ इट इज BCC देन इट्स वैल्यू इज 2, फॉर FCC इट इज 4, फॉर एंड सेंटर्ड इट इज 2, फॉर HCP इट इज 6। वैसे HCP और एंड सेंटर्ड के लिए आपकी बुक में है नहीं कैलकुलेशंस, सिर्फ BCC, FCC एंड सिंपल क्यूबिक के लिए मिलेगा। तो मास ऑफ a unit cell will be equal to Z multiplied by mass of, अभी मैं M सिंबल ले रही हूँ, मास ऑफ वन एटम, या आप लिख सकते हो उसको मास ऑफ वन एटम। टोटल एटम जितने भी हैं, एक ही टाइप के एटम्स हैं ऑब्वियसली, लेटिस पॉइंट्स पे जनरली सेम टाइप के एटम्स होते हैं, तो एक एटम का मास अगर आपको पता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो Z से, यू विल बी गेटिंग द मास ऑफ वन यूनिट सेल। एंड नाउ मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हैं, कैन एनीवन टेल? मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, मोलर कंसेप्ट, आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है, जो आप एक एटम का मास अदरवाइज हम कंसीडर करते हैं वो होता है यू में, यूनिफाइड मास, बट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम व्हाट वी डू, हमें एक मोलर मास को डिवाइड करना पड़ता है उसके एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू Avogadro's number of particles. So molar mass of one atom in gram will be equal to molar mass divided by Avogadro's number. ठीक है, तो इसको अगर हम सिंबलाइज करें, वी कैन राइट इन दिस मैनर, मोलर मास कैपिटल N डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर हम लिख रहे हैं कैपिटल N, सब्सक्रिप्ट लगा दो इस पे A, एवोगैड्रो नंबर कैपिटल A। ठीक है, तो दिस इज योर M over Na इज द मास ऑफ वन एटम। और आपको टोटल यूनिट सेल का मास अगर निकालना है तो मास ऑफ टोटल यूनिट सेल mass of a unit cell this is equal to Z M over N A। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल नाउ? ये हो गया हमारा टोटल यूनिट सेल का मास। नाउ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसके लिए एक सिंबल आप लिख सकते हो नोटबुक में, अभी मेरे पास यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, अदरवाइज इंसर्ट में कर सकती हूँ, बट इट विल टेक टाइम। डेंसिटी को बुक्स में जो सिंबलाइज किया, इट इज रो, और डी भी लिख सकते हो, स्मॉल डी, और रो जो सिंबल लेते हैं हम जनरली डेंसिटी के लिए, दैट इज इक्वल टू जेड एम। अब आपका ये हो गया मास, डिवाइड करना हमको इसको वॉल्यूम से, तो ये हो गया मास आपका एन ए, एंड साथ में क्या लिखेंगे हम, ए क्यूब, सॉरी। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच इज यू कैन से used for numericals. Any doubt, any student, if he or she is having, let me know. ये entire derivation छोटी सी है, derive करनी आपको नहीं आती है, just density का formula उठाना है, mass over volume, mass of a unit cell will be equal to the mass of total atoms present in a unit cell. So that mass of total atom is actually equal to
Z मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन एटम, और वन एटम का मास हमें ग्राम्स में चाहिए, हम यूनिफाइड मास यहाँ नहीं यूज करेंगे बिकॉज डेंसिटी इज जनरली कैलकुलेटेड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो हम अदरवाइज डेंसिटी की एसआई यूनिट बेटा किलोग्राम पर मतलब मीटर क्यूब है, बट एक्चुअली इन केमिस्ट्री वी आर डीलिंग विद सब्सटेंसेस इन वेरी माइन्यूट अमाउंट ना, यू नो, तो हमें उसकी डेंसिटी भी ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी होती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें मास जो है वो ग्राम्स में ही चाहिए, एंड इन ग्राम्स द मास विल बी, मास ऑफ वन एटम विल बी मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप जेड फैक्टर जो आपका है दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, वॉल्यूम आपका है ए क्यूब। और याद रखो बेटा वॉल्यूम की जो यूनिट्स होती है ना, समटाइम एज लेंथ की वैल्यू गिवन होगी, एज लेंथ इज जनरली गिवन इन पिकोमीटर और नैनोमीटर, तो आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है अगर आप डेंसिटी सीधा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हो। अदरवाइज मीटर में अगर निकाल रहे हो तो फिर मास आपको किलोग्राम में पुट करना है। तो आप ये याद रखो, क्योंकि आपको मासेस केमिस्ट्री में ग्राम्स में गिवन होते हैं, then always convert this edge length A in gram, sorry, in सेंटीमीटर। ओके, नैनोमीटर में गिवन होती है, सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करनी पड़ती है, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हो आपकी ए क्यूब के साथ ही आप 10⁻³ यहाँ लगा सकते हो क्योंकि 3 करना है, ठीक है, बट अदरवाइज डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन में दिया ही सेंटीमीटर क्यूब में होता है और सेंटीमीटर में गिवन होता है एज लेंथ, और आप उसमें भी फिर वो पार्ट्स यूज कर लेते हो, इसलिए आई डोंट रिकमेंड टू क्रैम द फॉर्मूला यूजिंग कन्वर्जन, you directly memorize the formula in this format only. Density of a unit cell is equal to Zm over A cube Na. A cube is edge length, a cube of edge length. Edge length will be used in, अब यहाँ पर आप units लिख लो, units जो आपने use करनी है, units that are to be used here, unit of A to be used in question, सेंटीमीटर, हमेशा याद रखो ये सेंटीमीटर में निकालना है, एंड मास ऑफ एटम्स इन ग्राम, ठीक है, एटम्स के मास को ग्राम में पुट करोगे, वो तो आपका ग्राम में ही आएगा जब आप मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हो, एंड Z जो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्चुअली मोलर मास ही आपको रखना है, एवोगैड्रो नंबर सीधा फॉर्मूला में ही पुट करना है, तो नो नीड टू राइट हियर की मास ऑफ एटम आपको अलग से चाहिएगा, वो ऑटोमेटिकली ग्राम में आएगा। Z जो एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। A क्यूब जो है वो आपको सेंटीमीटर में पुट करना है, तो आपकी डेंसिटी की जो यूनिट आ जाएगी यहाँ पर, दैट विल बी व्हाट, ग्राम, सॉरी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इस फॉर्मूला में आपको ये डिराइव करना है, मतलब इस यूनिट में आपको डेंसिटी निकालनी है। क्लियर? यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक्स, और उसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ। सो इस न्यूमेरिकल में ना अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों को, सब कुछ इजी होता है, ओनली दे फाइंड कैलकुलेशंस टू बी डिफिकल्ट, बिकॉज ए को क्यूब करना है, और ए एज लेंथ दिया हुआ भी डेसिमल्स में होता है, तो पहले उसका क्यूब करना, उसके बाद डिराइव करना, तो थोड़ी कैलकुलेशंस में मैथ्स ज्यादा आ जाती है, एंड व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे जस्ट पुट द वैल्यू इन डेंसिटी एंड जस्ट एक अप्रोक्सीमेट सी वैल्यू निकाल देते हो। बेटा इट्स लाइक 3 मार्क क्वेश्चन आता है, ये तो थोड़ा बहुत तो सॉल्व आप कर ही सकते हो, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, no need to bother for that. And now I'm going to give one numerical on the basis of that. If any student has doubt, you can ask. कोई doubt has? Ma'am, Yes, excuse me, ma'am. yes, speak up. मैम अगर हमें एच लेंथ नैनोमीटर, पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में दिए, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के 10 की पावर क्या होगी? जैसे नैनोमीटर में दिया है तो मीटर में आएगा 10⁻⁹ होता है, ठीक है ना, तो उसको पहले मीटर में कर लो, फिर सेंटीमीटर में करना। पिकोमीटर में है तो 10⁻12 होता है, सेंटीमीटर में करोगे 10⁻10 हो जाएगा। जनरली पिकोमीटर में गिवन होती है, क्योंकि एज लेंथ जो है वो जनरली पिकोमीटर में होती है, नैनोमीटर में कम होती है। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। क्लियर? सेंटीमीटर में करना है तो 10⁻10 सेंटीमीटर।
या नोट कर ही लो उसको रिलेशनशिप को. 1 picometer is equal to 10 raised to the power minus 12 meter, and it is equal to 10 raised to the power minus 10 centimeter. क्लियर. तो ये रिलेशनशिप आप अप्लाई कर सकते हो. वो नैनोमीटर है तो 10 रेज़ टू द माइनस 9 मीटर हो जाएगा और फिर 10 रेज़ टू द माइनस 7 सेंटीमीटर में आ जाएगा. क्लियर है बेटा. ये वैसे नैनोमीटर यस मैम. आपको जनरली पिकोमीटर में ही है और बुक में पिकोमीटर से ही फॉर्मूला बनाया, उसमें 10 रेज़ टू द माइनस 30 ए क्यूब के साथ ही ऐड कर दिया, क्योंकि ए क्यूब आ जाएगा तो 10 रेज़ टू द माइनस 10 3 टाइम्स जाएगा तो माइनस 30 यहीं पर वही पावर उन्होंने डाल दिया. बट आप उसी टाइम कन्वर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट. So now I am going to stop this screen here. We'll discuss few numericals, and I'll give few questions as homework also.